नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। हिंदगी हिंदी है जिंदगी मंच के मार्फत से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्पष्ट नामक एक परिचर्चा श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है और इसमें हम लोग विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करते हैं, उनसे चर्चा होती है। जैसा कि शीर्षक से ही ज्ञात होता है कि कुछ हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं और हर कड़ी में हम किसी विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं और उनके विषय में जितना कुछ हम कहें उतना ही कम होगा, जिनके नाम में ही विदुषी है। जी हाँ, वो स्वयं विदुषी हैं और उनके विषय में और भी हम लोग जानेंगे और भी हम बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले उनके विषय में थोड़ी-सी और जानकारी मैं देना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हम लोगों ने कड़ी शुरू की है, पूरे दिसंबर तक चलने वाली है और इस कड़ी में हर रविवार ठीक 5:30 बजे एक विशिष्ट अतिथि जुड़ेंगे और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर विदुषी जी। जी हाँ, मैं उनके विषय में थोड़ी-सी जानकारी दूँगा, फिर हम स्वयं उनसे सुनेंगे और जानेंगे। जी हाँ, यहाँ पर मैं बता दूँ कि वे एमए हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में एकेडमिक काउंसलर के पद पर भी कार्यरत हैं। ओएसडी ऑफिसर में इन एनआईएस से या नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल से वो उसका भी कार्यभार संभाल रही हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार की भाषा यूजीसी लिस्टेड एकक में विशेषज्ञ पटल की सदस्य भी हैं। दिल्ली स्टेट की जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई हैं। विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं मानव अधिकार आयोग तथा कार्य समिति की और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के साथ अनुवादक के तौर पर भी कार्यरत हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के यूजीसी लिस्टेड जनरल हिंदी समय पटल की रचनाकार भी हैं। इनकी 73 से भी ज्यादा कुल रचना है, शोध प्रकाशन है। आईएसएसएन नंबर से 36 है, आईएसबीएन नंबर से 37 है। यूजीसी लिस्टेड पत्रिकाओं में इनके आलेख जो है प्रकाशित होते रहते हैं और बहुत सारी पुस्तकें हैं इनकी। आइए क्यों नहीं हम सीधे उनसे ही उनके बारे में जानते हैं। मैं मंच पर पुकारना चाहूँगा आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विदुषी शर्मा जी को। मैम नमस्कार, आपका स्वागत करता है यह मंच। हिंदगी हिंदी है जिंदगी, समाज्ञा, विश्व यात्रा टाइम्स, हिंदी शिक्षण मंच, ये सफल प्रयास है डॉक्टर विदुषी शर्मा जी की मार्फत से यह जो कार्यक्रम है, यज्ञ है जो आगे बढ़ रहा, उस यज्ञ में आपका स्वागत है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद सर इस आमंत्रण के लिए और इतने सम्मान के लिए। और हिंदी अगर किसी को सम्मानित करती है तो इससे बड़ी तो सौभाग्य की बात किसी भी हिंदुस्तानी के लिए हो ही नहीं सकती। मैं आपका और डॉक्टर ऋषि शर्मा जी का हिंदगी चैनल का सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है मैम कि आप आई हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं और विषय पर हम लोग निश्चित तौर पे चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपके विषय में जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं देख रहा था काफी कुछ में आप जुड़ी हुई हैं और हिंदी से आप मतलब दिल लगाकर आप सेवा कर रही हैं। कुछ अपने विषय में बताइए, कुछ बचपन के बारे में बताइए, अपने माध्यम जो आपने शिक्षा ग्रहण किया वगैरह, इतना कुछ करती रहती हैं, कैसे करती हैं, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे आपके विषय में। जी मैडम। जैसे कि आपने बता ही दिया है, मैं एकेडमिक काउंसलर हूँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। उसके साथ साथ मैं ओएसटी हूँ, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी,
NIOS में, नेशनल स्कूलिंग ऑफ ओपन स्कूल में, और भी बहुत सारी संस्थाओं से, ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हूँ। लगातार बहुत सी संस्थाओं के साथ काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि जैसे आप कहते कि जिंदगी है, जैसे मेरा भी यही मानना है कि जिंदगी चलते रहने का नाम है। अगर हम सकारात्मक रूप से किसी से जुड़े हैं और निरंतर हम लोगों से मिलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी से बड़ा तो कोई अध्यापक है ही नहीं। और जैसे कि बचपन की बात आप जानना चाहते हैं, तो मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है, जिसको शुद्ध सात्विक ब्राह्मण कहते हैं। हमारे घर परिवार में कहीं भी प्याज लहसुन तक का इस्तेमाल नहीं होता है, और घर में सभी शिक्षा के क्षेत्र से ही हैं। मेरी माताजी भी रिटायर्ड अध्यापिका है, पिताजी रेलवे में थे, और सभी भाई बहन सभी उच्च शिक्षा से ही संबंधित है, सभी लगभग गवर्नमेंट सर्विस में ही है और अध्यापन के क्षेत्र में ही है। और सौभाग्य से मेरा विवाह भी बहुत अच्छे परिवार में हुआ है। वहां भी मुझे शुद्ध सात्विक परिवार तो मिला ही है, साथ में यहाँ के संस्कार और जो यहाँ के मूल्य हैं वो बहुत है। हिंदी और संस्कृत हमारे घर की ही भाषा है, और जो दैवीय एक भाषा है संस्कृत, वो हमारे नित्य क्रम में है कि हम सुबह शाम पूजा अर्चन में श्लोकोच्चारण वो होता ही है, हमारे नित्य क्रम का हिस्सा है वो। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ हमारे स्वभाव को, हमारे चित्त को, हमारे पूरे जो एक वातावरण एक शुद्ध सात्विक बन जाता है, वो पूरे हमारे परिवेश में ही है, और वही हमारे जो कहते हैं कि रग रग में ही है। तो वो तो सब कुछ हमारे बड़ों की देन है। इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा परिवार दिया है। उसके साथ साथ हम बहुत कुछ समाज से भी ग्रहण करते हैं, अपने विद्यार्थियों से भी सीखते हैं। तो वो भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, जीवन खत्म हो जाता है। तो निरंतर अभी सीख रहे हैं हम बहुत कुछ। बहुत सुंदर मैम। अब हम थोड़े चर्चा करेंगे विषय पर। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज का विषय जो है बड़ा ही गूढ़ है, और खास करके देखा जाए कि राष्ट्र के निर्माण में भाषा का महत्व और नवाचार, यह हमारा विषय है दर्शकों, और इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर हैं डॉक्टर विदुषी शर्मा जी। जी हाँ, विदुषी शर्मा जी से हम लोग बातों ही बातों में बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि आखिर राष्ट्र निर्माण में भाषा का महत्व क्या होता है और नवाचार की भूमिका क्या होती है शिक्षण में, निश्चित तौर पे। तो आइए, पहला प्रश्न मैम से मैं ये जानना चाहूंगा मैम कि क्या भाषा को सिर्फ परस्पर संवाद स्थापित करने का साधन या माध्यम मानकर देखना उचित है, या कुछ और? जी, सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने कहा कि शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षण का क्षेत्र देखिए, जो शिक्षा प्रदान करता है वो शिक्षक है, और शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि राष्ट्र निर्माता है वो, राष्ट्र निर्माता है वो जो सबसे बड़ा इंसान है, किसमें कितना ज्ञान है, बस इसको ही पहचान है। क्या बात। हमारे ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए एक गुरु का, एक शिक्षक का होना बहुत आवश्यक है। और जैसा आपने प्रश्न किया कि भाषा केवल एक संवाद का, एक कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, ये एक औपचारिक तौर पर हम इसकी यही परिभाषा पढ़ते आए हैं, लेकिन हिंदी भाषा सिर्फ संवाद के लिए एक साधन नहीं है। हिंदी भाषा जो है वो हमारी रग रग में दौड़ती है। हिंदी संस्कार है, हिंदी संस्कृति है, हिंदी सभी भारतीयों का दिल है। ये हम अगर जानना चाहें इसको, कि प्रवासी जगत के जो जितने भी साहित्यकार हैं जो प्रवास में हैं, उनसे आप हिंदी के बारे में पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हिंदी है तो हम हिंदुस्तान को अपने दिल में लेकर रहते हैं। विदेशों में भी हमें अपनत्व मिलता है, यदि कोई हमें हिंदी भाषी मिल जाता है तो ऐसे लगता है कि हम अपने देश में हैं। तो इतना प्रभाव है हिंदी का। अगर हम कुछ और शब्दों में बताना चाहें तो उसके लिए मैं बताऊंगी कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है। हिंदी भाषा में ज्ञान है, प्रेम है,
करुणा है, मित्रता है, भावाभिव्यक्ति की चरम सीमा है, काव्य सौष्ठव है, छंद अलंकार के साथ सौंदर्यात्मकता है। और इन सब के साथ साथ हिंदी भाषा को जो सबसे महत्वपूर्ण गुण और इसकी जो सबसे बड़ी कहते हैं कि क्वालिटी है, वो इसकी सरलता है। हिंदी भाषा से सरल कोई भाषा नहीं है। और इसकी आसानी से उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, क्योंकि भाषा संबंधी ये गुण लगभग सभी भाषाओं में हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हिंदी जितनी सरल है और उतनी ही वैज्ञानिक भी है। अगर हम इसकी भाषा और इसकी लिपि के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, तो जो वर्गीकरण किया गया है, जितने भी वर्ग है वर्णमाला का, कि दंते कौन से हैं, ओष्ठे कौन से हैं और मूर्धन्य कौन से हैं, ऊष्म स्वर कौन से हैं। जैसे ऊष्म स्वर है श स ह, उनको बोलने से ऊष्मा निकलती है बाहर। दंते जो है त वर्ग है, उनको जब हम उच्चारित करते हैं या जिनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जो है दांतों से स्पर्श करती है। इसी तरह से पूरा वर्गीकरण है। तो हिंदी जितनी वैज्ञानिक भाषा कोई भी नहीं है। और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी एक ऐसी एकमात्र भाषा है जो शुरू से लेकर हमें अ से अज्ञानी से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक पहुंचाती है। क्या बात। इस वर्णमाला में ही बहुत कुछ है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी मैं देना चाहूंगी कि इंग्लिश में एक शब्द है लेग, इसका मतलब है टांग, लेकिन हमारी हिंदी में उसके लिए कितना कुछ है। देखिए, एक उदाहरण देखिए कि छू लो तो चरण, जब हम किसी बड़े को स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। छू लो तो चरण, अड़ा दो तो टांग, धस जाए तो पैर, आगे बढ़ाना हो तो कदम, राह में चिन्ह छोड़े तो पद, प्रभु के हो तो पाद, बाप की हो तो लात, गधे की पड़े तो दुलत्ती, घुंघरू बांध दो तो पग, खाने के लिए टंगड़ी और खेलने के लिए लंगड़ी। उनके में सिर्फ एक लेग है और हमारे यहाँ कितना कुछ है। और अभी तो और भी होगा, जितना हम अभी ना तो जान पाए हैं और ना ही आगे अभी इतना समय है कि एक एक शब्द पे हम इतना जोर दें। तो मेरे ख्याल से आपको आपके प्रश्न का उत्तर इतना काफी है, क्योंकि बहुत कुछ है, हिंदी तो असीमित है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसा कि हमने जाना कि मैम कह रही हैं कि ये भाषा जो है असीमित है और देव, सही माने में इसको देववाणी भी कहा जाता है। और ये एकमात्र ऐसी भाषा है, सही माने में देखा जाए तो दिल तक उतरती है और वैज्ञानिक भाषा है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है मैम कि विश्व की तमाम भाषाओं के बीच हिंदी के स्थान और उसके वैभव पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, हिंदी भाषा का जो स्थान है वो तो हमेशा हमारे लिए, हिंदी जैसे हम मातृभूमि को माँ का दर्जा देते हैं, वैसे ही हिंदी भाषा भी हमारी मातृभाषा है और हम उसको भी माँ के बराबर मानते हैं, यानी कि पूजनीय है हम सभी के लिए। जो भी भारतीय हैं उसके लिए हमें कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ता कि हमें सीखनी है या कैसे है या इसके प्रति हमारा सम्मान है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी जो मातृभूमि है, हमारा जो शरीर बना है वो उसी में ही है, इनबिल्ट जिसको बोलते हैं। तो हिंदी के लिए अलग से हमें कुछ नहीं करना है, बस वही है कि हम सभी के लिए वो महत्वपूर्ण है। और लगभग लोग यही जानते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हिंदी जो भाषी होते हैं उन्हें एक तरह से कम ज्ञानी जाना जाता है, कि जो इंग्लिश बोलता है वो बहुत विद्वान है, ऐसा माना जाता है। और लोग बहुत, मतलब चाहे वो टूटी फूटी ही हो, लेकिन इंग्लिश को बोलकर बहुत गर्व का महसूस करते हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट ए मेजर ऑफ एनीवन इंटेलिजेंस। किसी ज्ञान को मापने का कोई पैमाना नहीं है इंग्लिश।
आप विदेशों में देखिए, वहां तो एक झाड़ू लगाने वाला भी इंग्लिश बोल रहा है। तो जी। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी भाषी अज्ञानी है या कुछ और है। सबसे पहले तो हम सभी को अपने अंदर से ये भ्रम को निकालना होगा कि हिंदी भाषा को बोलने में गर्व महसूस होना चाहिए हम सभी को, कि वो हम खुद को ही हीन ना समझे। हम हिंदुस्तानी हैं, हर देश अपनी भाषा के माध्यम से इतना आगे बढ़ा है। ये तो अंग्रेजों की दास्ता है या मैकाले की जो नीति है उनकी वजह से है कि हमारा सभी ज्ञान जो संस्कृत और हिंदी भाषा में था वो अंग्रेजी में हो गया है। लेकिन अभी ये प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि समय लगता है हर चीज में, कि हम बिल्कुल। अपने सभी ज्ञान को अपनी मातृभाषा छोड़कर जाएं। तो ये एक लंबी प्रोसेस है, हो रहा है। लेकिन हम सभी को, खासकर इसमें मैं माताओं और बहनों को या आने वाली जो बेटियां हैं वो आगे जो आश्रम में प्रवेश करेंगी, उनको भी मैं एक संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को हिंदी सिखाइए। हम, क्योंकि प्रथम गुरु माता होती है और हम सभी कुछ घर से ही प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, अपनी कविता की दो पंक्तियां जो एक बहुत प्रासंगिक भी है बहुत, कि माँ है तो सबका बचपन अनूठा निराला है। माँ है तो सबका बचपन अनूठा निराला है, क्योंकि माँ ही तो हर बच्चे की प्रथम पाठशाला है। प्रथम पाठशाला माँ है, तो इसमें गृहिणियों का और माताओं का बहुत बड़ा हाथ है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही संस्कारों के साथ ये सिखाएं कि हिंदी का सम्मान करना है, हिंदी को जीना है और हिंदी को अपने जो दैनिक जीवन है उसमें भी हमने प्रयोग करना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही कहा मैडम। जैसा कि आपने कहा कि मैम सबसे पहली बात यह है कि हमें इसे मातृभाषा जो है, मातृभाषा के रूप में इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके आपने संबोधन किया कि जो हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, क्योंकि वो जो माँ है वो पहली जो है गुरु मानी जाती हैं, उनको भी नमन है। और यदि वो बचपन से ही उस चीज़ को पुष्पित पल्वित किया जाए तो निश्चित तौर पे भाषा और संवर्धित होगी और बच्चों तक पहुँचेगी, क्योंकि सही मायने में कोई भी भाषा हो, वो उसी वक़्त जीवित होगी जब तक हम लोग बच्चों तक उसे नहीं पहुँचाएँगे। अगर पहुँच गई भाषा तो समझिए कि वो जीवित रहेगी और स्वयं वो आगे बढ़ जाती है। जी हाँ, इसी से संबंधित एक और प्रश्न है मैम, आपके इस पास प्रश्न लेकर आया हूँ। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी विश्व संपर्क भाषा है। क्या हिंदी को ऐसी भाषा बनाया जा सकता है? इसकी कोई गुंजाइश है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं बनाया जा सकता। और ये आपको भी सुनकर आश्चर्य भी होगा और शायद आप जानते भी होंगे कि विश्व की तीसरी भाषा हिंदी है जो सर्वाधिक बोली जाती है। जी। लोग ऐसा मानते हैं कि इंग्लिश संपर्क भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बहुत से कार्यक्रमों में जाते हैं जहां बहुत से ऐसे विद्वानों के अनुभव हमने सुने हैं कि वहां पर विदेशों में वो इंग्लिश बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा हम इंडियन हैं, भारतीय हैं। तो उन्होंने कहा हम हिंदी समझते हैं, आप हिंदी क्यों नहीं बोलते, आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं। तो ये उनके अनुभव थे। तो ऐसा लोग मानते हैं कि नहीं, अगर हम देश से बाहर जा रहे हैं तो इंग्लिश अनिवार्य है। ऐसा नहीं है। हिंदी अगर आपको आती है तो आप विश्व के किसी भी देश में बहुत कंफर्टेबल रह सकते हैं। और जितने भी होते हैं कि इसके साथ साथ हमारे कुछ इशारे भी हैं जो प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए काफी हैं। तो ऐसा मैं नहीं मानती कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। और विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और इसके साथ साथ कुछ मैं प्रमाणिक तथ्य भी देना चाहूंगी कि हाँ, ऐसा संभव है कि बिल्कुल विश्व की प्रथम भाषा बन सकती है, संपर्क भाषा बन सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ हमें जो उपाय करने होंगे, उसके साथ जो अभी मैंने बताया कि हाँ, शुरुआत तो हम सभी को घर से करनी होगी। उसके साथ साथ कुछ संवैधानिक स्तर पर, कुछ सरकारी तौर पर भी कुछ करना अनिवार्य है, क्योंकि इन दोनों
को साथ लेकर ही कुछ भी नियम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होते हैं, जब आम जनता के साथ साथ सरकारी तौर पर भी वो काम किया जाता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी को राजभाषा तो घोषित कर दिया गया है, परंतु केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी को अंग्रेजी का स्थान देने के लिए भी गंभीरता से प्रयास किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप राजभाषा अधिनियम 1963 को पास किया गया। क्योंकि जितने भी हमारे साउथ की जो स्टेट्स हैं वहां पर थोड़ी सी हिंदी को लेकर कुछ मैं कहूंगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, या कुछ कभी कभी विवाद भी हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर हिंदी बहुत मुश्किल है। हालांकि हमने कई कार्यक्रमों में ऐसा सुना भी है, और निदेशालय में भी जो पत्राचार के द्वारा जो पाठ्यक्रम चलाए गए हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो विद्यार्थियों का जो नॉमिनेशन होता है वो तमिलनाडु और इन्हीं बेंगलोर इन क्षेत्रों से होता है। तो वो लोग इस ओर आ रहे हैं। थोड़ी सी आवश्यकता है केवल जागरूकता की, कि मेरा वहां पे भी कई प्रोफेसर से बातचीत होती है, तो सबसे ज्यादा तो वो हायर मतलब 10th तक तो अनिवार्य है, हिंदी पढ़ा लेते हैं वो लोग। लेकिन थोड़ी सी उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो ये कहते हैं कि हम हिंदी भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां की क्षेत्रीय भाषा हिंदी नहीं है। तो ये थोड़ी सी जो मुसीबतें हैं वो आती ही हैं। दूसरी ये कि उन्हें उनको ये कहा जाता है कि आगे हायर एजुकेशन में इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं, हिंदी नहीं लेते हैं। तो उनके पेरेंट्स को ये समझाना बहुत मुश्किल है कि हिंदी क्यों पढ़ें, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि हिंदी रोजगार की भाषा नहीं है, इसीलिए आगे हिंदी पढ़ने पर एक ब्रेक लग जाता है। तो सबसे पहले हमें इसका प्रचार प्रसार करना होगा और जागरूकता फैलानी होगी कि हिंदी हाँ रोजगार की भाषा है। आप हिंदी अगर पढ़ते हैं, उसे एक करियर के तौर पे लेते हैं, तो आप हिंदी में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से प्रोग्राम्स हैं, बहुत सी वैकेंसीज हैं। तो ये प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाना होगा। आप ये ध्यान दे रहे होंगे और मैं भी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि देखिए पूर्णतया बिल्कुल हम हिंदी में सब कुछ बोले तो ऐसा हमारी मतलब संभव भी नहीं हो पाता। और हमारे साथ बहुत से ऐसे हैं जो युवा वर्ग के भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं या बाद में भी इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो कई शब्द ऐसे हैं, अगर हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे विश्वविद्यालय है, तो उसको यूनिवर्सिटी ज्यादा लोग अच्छे से समझ पाते हैं। तो मैं कई ऐसे शब्द बोल रही हूँ जो हम आम बोलचाल की भाषा में इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भाषा का विरोध कर रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि अगर आप इन शब्दों को भी प्रयोग कर रहे हैं तो कोई हानि नहीं है। समझ सिर्फ ये है कि हमें वो चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कई शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। तो मतलब कोशिश ये है कि हमें इस तरह के कार्यक्रम चलाने चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए कि हिंदी को रोजगार परक भाषा बनाया जाए और उसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। हिंदी में अधिक से अधिक युवाओं को अवसर दिए जाए ताकि वो इसको पढ़ने के लिए आगे आए और इसको रुचि के साथ पढ़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पर खास करके मैं ये देखता हूँ कि देखिए रोजगार की जहाँ तक सवाल है, हम लोग उसी की रोटी खा रहे हैं, हिंदी की ही रोटी हम सब खा रहे हैं। तो रोजगार का तो सीधा प्रमाण जो है हम यहाँ पर बैठे हुए हम और आप हैं, हमारे जैसे अनेक मित्र हैं और प्रतिष्ठित पदों पर हैं, यहाँ तक कि आईएएस आईपीएस भी बने हैं और केंद्र में भी बैठे हैं, काफी लोग हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने कहा कि प्रचार प्रसार की जो प्रक्रिया है कि किस प्रकार से चीज़ों को ले जाया जाए, बच्चों तक ले जाया जाए, उनके माता-पिताओं का जो है माता-पिता हैं उन तक ले जाया जाए। यहाँ पे कहीं न कहीं हम लोग चूक जाते हैं। विद्यालयों में भी इन विषयों पर चर्चा ही नहीं है। कहीं मतलब कि शिक्षक भी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो द्वितीय भाषा के तौर पे है या तृतीय भाषा के तौर पे है, खास करके जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है वगैरह। परंतु वहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से ज़्यादा देखिएगा कि ट्रांसलेटर जो हैं, सबसे ज़्यादा हिंदी के जो हैं नौकरियाँ
और बिल्कुल। ठीक है, अच्छी नौकरियां हैं, फिर से ऑफिसर्स, हिंदी ऑफिसर्स हैं, बैंक में हैं। प्रत्येक जी, बैंक है, सभी बैंकों में मतलब हिंदी ऑफिसर्स की आवश्यकता होती ही होती है। और मतलब कि उनकी वो बैंक मैनेजर जो है, उनकी जो सैलरी है, उनकी सैलरी बराबर होती है। जी, बिल्कुल। वैसे ही है। और जी, आपने सही कहा कि प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। ये रोजगार की भाषा है, विदेशों में लोग हमारे बैठे हुए हैं हिंदी को लेकर, हिंदी का जी, प्रचार प्रसार करके। जी हाँ। और बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर हैं, बस जानकारी की कमी है। जी हाँ, जी, मैम ने सही जी, कहा कि जानकारी की कमी है। जानकारी, सारी चीजें जो है वो उड़ेलनी पड़ेंगी हमें और आपको, हम जी, सबको मिलकर इसका प्रचार करना होगा। हिंदी जी, पिछड़ी हुई नहीं है, वो रोजगार की भाषा पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। जी हाँ। इसी के बिल्कुल। साथ एक और प्रश्न है मैम, आप तक मैं वो उस प्रश्न को लाना चाहूंगा कि विश्व में ऐसे कई देश हैं जो अपनी भाषा के बल पर ही विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। नाम के तौर पर ले लिया जाए, रूस हो, जर्मनी हो, जापान हो, चीन हो, अ, अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जो भाषा के बल पर ही आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हैं। हिंदुस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ या हो सका? क्या ये संभव है? जी, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं लगभग 9 हैं, उसमें तो हिंदी को लेकर कोई इतनी बड़ी कोई मतलब मुसीबतें नहीं आती हैं, लोग हिंदी अच्छे से बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। लेकिन जो हमारा बैंगलोर ये साउथ साइड है, यहाँ पर थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं क्योंकि क्षेत्रीय भाषा दूसरी है। तो अगर यहाँ पर हम पूर्णतया हिंदी की हम अनिवार्यता घोषित कर देंगे तो वो राजनीतिक स्तर पर भी बहुत एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और जब तक पूरे देश को हम अपनी एक भाषा नहीं घोषित करेंगे तो वो चीज वो राजभाषा तो है पहले से ही है, राष्ट्रभाषा बनने में यही सब बातें जो है वो एक मुसीबत बनकर सामने खड़ी हैं हमारे कि जी। राष्ट्रभाषा नहीं बन पा रही है वो। हम्म, और दूसरी बातें हैं कई जो अभी हमने संपर्क भाषा और इस तरह की बातें की, तो यही बात है कि हमें उन क्षेत्रों तक किसी न किसी माध्यम से जैसे वर्कशॉप है या हमारे जो स्कूल के स्तर से ही हम प्राथमिक स्तर से ही ये बात अच्छे से उनको बता दे कि हिंदी पढ़ने में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। अगर आप अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं और उसमें अगर आप लोग अपना करियर बनाते हैं, अपनी आजीविका का साधन बनाते हैं, तो वो बच्चे बहुत सक्सेसफुल होंगे आगे। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर हिंदी डिपार्टमेंट ना हो और वहां पर अनुवादक की या किसी और बड़े पद पर हिंदी की आवश्यकता को नकारा जाए, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। तो राष्ट्रभाषा बनने के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो यही है एक कि हमारे जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कम है, वहां पर जानकारियां कम है, हमारे साधन वहां पर कम है। ये है कि कोशिश जारी है, इस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। समय हम्म। लगेगा लेकिन हाँ, मुझे आशा है कि हम लोग कर लेंगे जब हम घर से ही शुरू करेंगे, मातृभाषा के साथ इसको संस्कारों के साथ शुरू करेंगे तो निश्चय ही भविष्य में परिणाम सुखद होंगे। हम्म। यहाँ पर ये फेसबुक से कुछ कमेंट्स आए हैं। वो कहते हैं, क्या आप नहीं मानते कि हिंदी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है हमारी परंपरावादी सोच ने? हम नव प्रयोगों को क्यों नहीं स्थान देते हैं? जी, नुकसान तो देखिए किसी एक हम कि कहें एक पर्टिकुलर किसी जनरेशन का नहीं है या किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे समाज से ही संबंधित है। जब तक हम इकट्ठे होकर समग्रता के साथ इस ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक परिणाम जो है वो समग्रता लिए हुए नहीं होंगे। एक उदाहरण देखिए कि यदि हम कुछ भी अपने परिवार में ही करते हैं, अगर सब सदस्य अलग-अलग काम करेंगे किसी भी क्षेत्र में, तो उसका परिणाम जो है वो अलग-अलग व्यक्ति को ही मिलेगा।
अगर वो इकट्ठा एक परिवार एक संगठित रूप में अगर कोई काम करता है तो उसकी सफलता असफलता पूरे परिवार को मिलती है। तो हमारा देश, हमारे राज्य, ये सब कुछ हम एक परिवार है हमारा। अगर हमारी तो इतनी बड़ी बड़ी नीतियां हैं और हमारे जो मूल्य इतने अच्छे हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। हम सिर्फ एक देश को नहीं, हम पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। हमारे इतने उदारवादी विचार हैं। तो अगर हम संगठित होकर इस क्षेत्र में काम करेंगे, नवाचार को लेकर कुछ नए नए प्रयोग करेंगे, हिंदी को लेकर हम नए नए विद्यार्थियों के अगर हम उन्हें वर्कशॉप के लिए दें, उन्हें कुछ मोटिवेटेड कुछ कहें कि आप इस पर जैसे अभी हम बहुत से ऐसे कार्यक्रम करते हैं स्कूलों में। सबसे बड़ी तो ये बात है कि ये सिर्फ हिंदी पखवाड़े से या 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने से नहीं होगा। ये पूरे साल अगर आप कुछ करेंगे तभी परिणाम सुखद होंगे और वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, कि वो एक दिन के लिए नहीं होंगे। तो अगर हम अपने जो बच्चे हैं उनको इस तरह के कुछ हम प्रतियोगिताएं कराएं, जैसे आपने हिंदी में कविता लिखनी है। मैं ऐसे ही एक एपीजे स्कूल में गई थी, वहां पर मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी। वहां 10th तक के बच्चों को एक विषय दिया गया था, उसका शीर्षक भी बहुत अच्छा था, नवसृजन। कि आप एक कवि पर हमने कुछ पंक्तियां उनको दी कि आप इसको एक कहानी को पढ़कर आप अभी 10 मिनट के अंदर एक नई कविता का सृजन करें। तो यकीन मानिए कि उन बच्चों ने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी कि वो मैं सुनकर ही मतलब बहुत अच्छा लगा कि देखिए बच्चों में प्रतिभाएं हैं। वही है कि उनको अच्छे से दिशा निर्देश देना बहुत जरूरी है। उन्हें उनकी एनर्जी को, उनके ज्ञान को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। जब वो इतना कुछ कर सकते हैं तो निश्चय ही हिंदी तो उनके खून में है, तो उनको हिंदी की तरफ भी हम आगे लेकर आए और वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आवश्यकता सिर्फ यही है कि उन्हें यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे कैलाश सत्यार्थी जी एक 3R का फॉर्मूला देते हैं, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं वो बताना चाहूंगी कि 3R का फॉर्मूला क्या है। अगर हमारे किसी भी बच्चे में आर मतलब कुछ भी उसकी अलग, देखिए हर बच्चा यूनिक है, उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट है, प्रतिभा है, सिर्फ उसको सही समय पर पहचानने की आवश्यकता है। तो अगर आप में वो एबिलिटी है, अगर आप शिक्षक हैं, आप समाज में रहते हैं, आपके आसपास भी बच्चे हैं, आप स्कूल में हैं, शिक्षक हैं, तो आपकी कक्षाओं में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। अगर आप घर में रहते हैं, गृहिणी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके आस पड़ोस में बहुत बच्चे होते हैं। तो अगर किसी बच्चे में ऐसी प्रतिभा आपको दिखाई देती है तो सबसे पहले फर्स्ट आर का फॉर्मूला है रिकॉग्नाइज। आप उसे पहचाने, आप उसको पहचाने, उसके बाद उसको रिस्पेक्ट, सेकंड आर है रिस्पेक्ट, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए कि उसकी आप इज्जत करें जो भी उसमें प्रतिभा है। और 3R है कि उसको रिवॉर्ड करें, यानी कि उसका उत्साहवर्धन करें, उसको दिशा दें जितना आप कर सकते हैं। रिवॉर्ड कोई पैसे से नहीं होता, किसी और चीज से नहीं होता। अगर आप उस बच्चे को शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सिर्फ इतना ही कहेंगे तो वो बहुत आगे तक जा सकती है ये बातें। तो ये बातें हैं कि आप बच्चों को आगे आने का अवसर दें, हिंदी में उन्हें आगे बढ़ाएं और जितना मार्गदर्शन आप दे सकते हैं आप दीजिए। निश्चय ही हिंदी का भविष्य बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा मैडम कि ये हिंदी को, जैसा कि शुरू में ही बात हुई है कि हिंदी को जितना हम बच्चों तक ले जाएं और सृजनात्मकता की ओर उनको धकेलें, सृजन की ओर धकेलें। जैसे कि कहानी दिए तो कहिए कि कविता लिखें, कविता दिए तो कहानी लिखिए, या फिर कहीं स्लोगन बनाइए, नारे लगाइए, इस प्रकार से बनाने की ये सारी चीजें हैं। परंतु ये दारोमदार जिसको सही माने में कहा जाए तो शिक्षकों के ऊपर है कि आप अपनी कक्षा को किस प्रकार से बेहतरीन बनाते हैं। क्या सिर्फ पढ़ाना 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 है तो निश्चित तौर पे हिंदी वहां हार जाती है। हर कक्षा में सृजनात्मकता होनी चाहिए। जब तक वो सृजन नहीं कर पाएंगे तो विश्वास मानिए
वो कुछ नया नहीं गढ़ पाएंगे और हिंदी से भी नहीं जुड़ पाएंगे। तो कोशिश हम शिक्षकों की होनी चाहिए, जैसा कि मैम ने कहा कि सृजन का भी एक पूट जरूर है, वहां पे होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है मैडम कि यहाँ पर हम लोग आज तक जो हम लोग देखते हैं कि आज तक भारत ने विश्व के पटल पर जो भी मुकाम हासिल किया है, उसमें आप किस भाषा के योगदान को महत्वपूर्ण मानेंगी? देखिए, विश्व में हमारा जो स्थान है, भारत हमेशा से ही विश्व गुरु रहा है जी और बिल्कुल। आज भी किसी और देश के पास, ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कहती हूँ कि किसी और देश के पास इतना साहित्य हो ही नहीं सकता जितना हमारे पास उपलब्ध है। बिल्कुल और जहाँ बिल्कुल। तक भाषा की बात है तो संस्कृत और हिंदी आपस में ही संस्कृत तो सब भाषाओं की जननी है। विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उनकी जननी संस्कृत है। तो संस्कृत की जो सबसे जिसको कहेंगे कि सबसे बड़ी बेटी वो हिंदी है, जिसने उसको संभाला है, उसको आगे बढ़ाया ही है। तो हिंदी और संस्कृत ही ऐसी भाषाएं हैं जिसके कारण से हम विश्व पटल पर सबसे आगे हैं, आगे थे और आगे ही रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो इसका एक प्रमाण है वो हमारा साहित्य है। जी जितने भी बिल्कुल। दुनिया में विषय हैं, आप कोई भी विषय उठाकर देखिए, ऐसा हमारे मतलब साहित्य में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस विषय को लेकर हमारे साहित्य में उससे संबंधित सामग्री ना हो। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे बिल्कुल विज्ञान हो, तकनीकी हो, धर्म हो, ज्योतिष हो, तो हम तो उनसे बहुत आगे हैं, हर चीज में बहुत आगे हैं। बस कोशिश यही है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये सब बात बताएं कि हम उनसे बहुत आगे हैं। क्योंकि जब इंग्लैंड में ये इसके प्रमाण हैं, इंग्लैंड में जब एक कमरे का स्कूल शुरू हुआ था, हमारे यहाँ उस समय पर तक्षशिला, विक्रमशिला इस तरह की यूनिवर्सिटीज चल रही थी और जी जी। हमारे पढ़ाए हुए अध्यापक जो है पूरे विश्व को शिक्षा देते थे। बिल्कुल और धन संपदा में किसी भी चीज में भारत कभी पीछे रहा ही नहीं। ये तो जो 200 साल अंग्रेजों ने हम पर राज किया है और जो एक नीति जो अपनाई थी, वो राजनीतिकरण के कारण ही हम लोग इतना पिछड़ गए हैं। हमारे अपने ही देश में इतना सब कुछ हुआ है, उस कारण से हम बहुत पिछड़ गए हैं। लेकिन देखिए, समय का चक्र गोल गोल घूमता है। अगर एक पतन हुआ है तो आगे उत्थान भी होगा और एक अवस्था आती है कि अगर गलत हुआ है तो सही होगा। हर रात के बाद सुबह आती है, तो जी निश्चय बिल्कुल। ही किसी का भविष्य है उज्जवल है और हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनके बल पर हम कह सकते हैं कि विश्व गुरु भारत दोबारा से बनेगा और निश्चय ही बनेगा जब हम इतना कुछ आगे सकारात्मक कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, कुछ अनुभव मैं आपको बताना चाहूंगी। एक तो जी हिंदी के ऊपर देखिए, इसे इस तरह से हमें पढ़ाना है और उसको रुचिकर बनाना है। जैसे नवाचार की हम बात की कि उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं ताकि बच्चे उसकी ओर अपने आप खींचे चले जाएं। जी तो बिल्कुल। इसमें देखिए, हिंदी को मुहावरे बहुत मतलब मुहावरे हिंदी की जान है कि उन्हें बहुत पसंद किया जाता है और हम दैनिक जीवन में भी मुहावरों का प्रयोग बहुत करते हैं। तो जी अगर हम देखिए, मुहावरों के ऊपर एक बहुत अच्छी कविता है, पता नहीं किसने लिखी है लेकिन है बहुत अच्छी, मैं वो जरूर शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। जी मैडम। देखिए, हिंदी के मुहावरे बड़े ही बावरे हैं, हिंदी के मुहावरे बड़े ही बावरे हैं, खाने पीने की चीजों से भरे हैं। कहीं पर फल है तो कहीं आटा दालें हैं, कहीं पर मिठाई है, कहीं पर मसाले हैं। चलो फलों से ही शुरू कर लेते हैं, एक एक करके सबके मजे लेते हैं। आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिलते हैं, आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिलते हैं। कभी अंगूर खट्टे हैं, कभी खरबूजे, खरबूजे को देखकर रंग बदलते हैं। कहीं दाल में काला है तो कहीं
किसी की दाल ही नहीं गलती है। जी। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाता है तो कोई लोहे के चने चबाता है, कोई घर बैठा रोटियां तोड़ता है, कोई दाल भात में मूसर चंद बन जाता है। मुफलिसी में जब आटा गीला होता है तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। सफलता के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। आटे में नमक तो चल जाता है पर गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अपना हाल तो बेहाल है, ये मुंह और मसूर की दाल है। गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं और कभी गुड़ का गोबर कर बैठते हैं। कभी तिल का ताड़, कभी राई का पहाड़ बनता है। कभी ऊंट के मुंह में जीरा है, कभी कोई जले पर नमक छिड़कता है। किसी के दांत दूध के हैं तो कोई दूध के धुले हैं। कोई जामुन के रंग सी चमड़ी पाके रोई है तो किसी की चमड़ी जैसे मैदे की लोई है। किसी की छठी का दूध याद आ जाता है। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है और जी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। शादी के बुरे के लड्डू हैं, जिसने खाए वो भी पछताए और जिसने नहीं खाए वो भी पछताते हैं। पर जी। शादी की बात सुन मन में लड्डू फूटते हैं और शादी के बाद दोनों हाथों में लड्डू आते हैं। कोई जलेबी की तरह सीधा है, कोई टेढ़ी खीर है, किसी के मुंह में शक्कर है तो सबकी अपनी अपनी तकदीर है। कोई चाय पानी करवाता है, कोई मक्खन लगाता है और जब छप्पड़ फाड़ कर कुछ मिलता है तो सभी के मुंह में पानी आ जाता है। अभी तो कुछ नहीं है, घी तो खिचड़ी में ही जाता है। जितने मुंह है उतनी बातें हैं। सब अपनी अपनी बीन बजाते हैं और नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। सभी बहरे हैं, बावरे हैं, ये सब हिंदी के मुहावरे हैं। ये वाह! देखिए कितनी अच्छी कविता है और इसी तरह के प्रयोग हमें करने चाहिए कि हिंदी को खेल खेल में कैसे सीखा जाए। और ये कविता में देखिए कितने मुहावरे आए हैं और जब हम इस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो निश्चय ही वो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा मैडम। ख़ास करके मुहावरे जो हैं वो जीवंतता लाती हैं, भाषा को जी। और मतलब मजबूत बनाती हैं और या यूँ कहूँ कि उसमें एक अलग रस लेकर आती हैं। इसलिए जी। मुहावरेदार कहा भी जाता है जब हम लोग बच्चों से कहते हैं निबंध लिखने के लिए कि मुहावरेदार हो, क्योंकि जी। मुहावरे जो हैं वो कहीं न कहीं वो एक अलग स्वाद दे जाती हैं। जैसे मान लीजिए खीर बनता है तो खीर में जैसे किशमिश और वो काजू दाँत के नीचे आते हैं, वही स्वाद देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा मैडम और ये सिखाने की आवश्यकता है, हम शिक्षकों का दायित्व है, हम सभी का दायित्व है और एक है यहाँ पर हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा अनुभव है ये जो फ़ेसबुक से है, मेरा अनुभव है बच्चे हिंदी को बहुत प्यार करते हैं, तो उसके साथ एक और कमेंट आया है, प्यार करते हैं पर अभिभावक उन्हें अंग्रेजी के नॉवेल पढ़ने को कहते हैं और देते हैं, हिंदी के नहीं देते हैं। ये भी एक कहीं न कहीं निश्चित तौर पे ये दुविधा की स्थिति है, तो ये इसके पीछे कारण भी है, भाषा तो है ही है। इस पर आप यदि कुछ कहना चाहें तो वो लाभान्वित जी, होंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि देखिए मैं बहुत से कार्यक्रमों में जाती हूँ, सेमिनार अटेंड करती हूँ। वहाँ पर हमारे साथ ऐसे-ऐसे अभिभावक भी होते हैं, ऐसे अध्यापक भी होते हैं। कई स्कूलों में ऐसा है कि हिंदी बोलने पर आपको फाइन देना पड़ता है, जुर्माना लगाया जाता है। तो जब देखिए ऐसे स्कूल हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? तो एक हमारे साथ अध्यापिका है, उन्होंने ये स्पेशल कहा कि देखिए कम से कम आप हिंदी आपने सब्जेक्ट रखा है, आप पढ़ाते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, तो अगर आप बच्चों को ही इस पे अगर जुर्माना लगाएँगे तो बच्चे हिंदी कैसे पढ़ेंगे? हुँ, तो फिर उनके स्कूल में ये चेंज किया गया कि हाँ, कम से कम हिंदी के जब हिंदी का कालांश होगा, हिंदी का जब पीरियड होगा, तो वहाँ पर आपको हिंदी बोलने पर फाइन नहीं लगाया जाएगा। तो ये हुँ, थोड़ा-सा चेंज हुआ है। तो वही है जैसे मैंने कहा है मेरे साथ बहुत से ऐसे अनुभव हैं कि बच्चे हिंदी भी इंग्लिश में लिखते हैं आजकल। एक तो व्हाट्सएप और इन सब से ऐसा हो गया है कि उन्हें हिंदी आती ही नहीं है, वो इंग्लिश में ही हिंदी को लिखते हैं। तो जब ऐसी परिस्थितियाँ घर में आती हैं तो आप हम सभी का ये दायित्व है कि उसकी ओर हम ध्यान दें और इसकी गंभीरता को समझें। ये जी, देखिए आजकल हम सभी जानते हैं कि फ़ेसबुक, व्हाट्सएप पे नित नई कविताएँ, नित नए विचार बहुत कुछ होता है। तो इस पर एक ध्यान देने की आवश्यकता है कि
अगले 20-30 सालों में इतने साहित्य को कौन पढ़ेगा? अगर हिंदी बिल्कुल छूट ही जाएगी तो इस साहित्य को पढ़ेगा कौन? तो कम से कम हमें उतने अपने पाठक तो तैयार करने ही चाहिए कि वो हिंदी को पढ़ सके, उसे समझ सके, हिंदी साहित्य को समझ सके। तो इसीलिए भाषा पर शुरू से ही ध्यान देने की आवश्यकता है और हिंदी एक गर्व की भाषा है। इसीलिए अपने बच्चों में यही सब हमें सिखाना है कि हिंदी को लेकर हीन अपने आप को ना समझे। ये जी, गर्व। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही कहा मैडम। ये ख़ास करके बच्चों में ये कार्य जो है शिक्षक करेंगे और जो घर के लोग हैं वो करें। भाषा जी। सिखाइए, अंग्रेज़ी सिखाइए, हिंदी सिखाइए, जैसे मैम ने कहा सारी भाषाएँ जो हैं सम्माननीय हैं निश्चित तौर पे, आप सिखाइए, बिल्कुल। परंतु उनका सम्मान करना समान दिखाइए। वो नज़रिया समान हो कि आपकी जो है वो पकड़ हिंदी में भी वैसे ही हो और अंग्रेज़ी में भी वैसी ही हो। कहीं आप कहीं लचके नहीं, बस वो जकड़ रहे, आप बेहतर बनें। बिल्कुल आपने सही कहा मैडम। पूर्ण मैम अधिकार होना चाहिए सर, किसी भी जी, जी। भाषा पर अगर आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो आप उसको उस लेवल की पढ़िए कि आपका पूर्ण अधिकार हो। तो अभी हम उतने अंग्रेज नहीं बने हैं कि सर हमारी पहली सोच इंग्लिश में आए। पहली जी। सोच तो हमेशा हिंदी में ही आती है, कोई भी विचार आता है, वो हिंदी में ही आता है और सपने भी हिंदी में ही आते हैं। हाँ, तो हाँ। हिंदी तो हमारे वही जैसे मैंने कहा कि हमारे खून में है, क्योंकि हम सोचते हिंदी में हैं। अगर हम जी, उसको बोलते हैं तो ट्रांसलेट करके बोलते हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जो विचार आता है वो हिंदी में ही आता है। इस पर मैं जी। एक अच्छा आपको किस्सा सुनाना चाहूँगी कि और एक बार एक तेनालीराम बहुत बड़े विदूषक माने गए हैं, बहुत समझदार थे वो, उनके बहुत से जी, किस्से हैं। एक बार एक व्यक्ति आया उनके दरबार में राजा कृष्णदेव राय के, वो बहुत सी भाषाओं का ज्ञाता थे। तो और वो उतनी ही मतलब बहुत अच्छे तरीके से हर भाषा को बोल रहे थे। जी, तो तेनालीराम से उन्होंने प्रश्न किया कि मेरी मातृभाषा क्या है? इसका आप पता लगाकर बताइए। तो तेनालीराम ने कहा ठीक है, मैं आपको कल बताऊँगा, दरबार में ही बताऊँगा। तो वो चले गए, सोने के लिए उनका इंतज़ाम करवाया गया। सर्दियों के दिन थे, अब तेनालीराम ने रात को क्या किया, उनके सोते हुए बहुत ठंडा पानी उनके ऊपर डाल दिया। अब जो प्रथम विचार है वो मातृभाषा में ही निकलेगा। तो जब वो ठंडा जी। पानी आए तो उन्होंने अपनी मातृभाषा में ही कुछ कहा, हाँ, तमिल हाँ। में बोला। तो सुबह आकर उन्होंने दरबार में कहा कि आपकी मातृभाषा तमिल है। तो सब बड़े हैरान हो गए। वो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता लगा? तो उन्होंने कहा कि रात को मैंने ऐसे किया था और जब उसके बाद जो आपके वाक्य थे, वो सही में आपकी मातृभाषा थी, क्योंकि जो हम प्रथम संवाद जो करते हैं, पहला विचार हमारी मातृभाषा में ही आता है। तो जी, जी। उन्होंने ये बात कह के और सबका दिल जीत लिया। तो यही सब बात है कि हाँ, जो भी हम सोचते हैं, जो हम सपने लेते हैं, वो हिंदी भाषा में ही है। तो क्यों ना इसको हम अपनी ज़हन में लेकर आएँ और अपने सभी बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को भी इस ओर अग्रसर करें। जी हाँ, यहाँ पर फ़ेसबुक पर एक कमेंट आया है, मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। स्कूलों में आजकल छात्रों को ही नहीं, केवल शिक्षकों को भी हिंदी बोलने पर जुर्माना देना पड़ता है। अच्छा, बाप रे! क्योंकि ये तो यही भयभीत कर है, ये बहुत गंभीर प्रश्न है देखिए। ये अ, भयभीत कर देने वाली स्थिति है। जी। बिल्कुल ओह! सर, ये बहुत गंभीरता वाला प्रश्न है कि जब हिंदुस्तान में ही हिंदी बोलने पर जुर्माना लगाएँगे, तो क्या होगा? जी। और जबकि अरे वाह! ये हमारे विदेशों में आजकल जो है वो संस्कृत भाषाओं पर शोध हो रहे हैं। जी, वहाँ बिल्कुल। के बच्चे वेद पाठ कर रहे हैं और भारतीय परिधान पहनते हैं, भारतीय जीवन शैली को अपना रहे हैं और ये विडंबना ही है कि हम पश्चिमीकरण की ओर जा रहे हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो पश्चिमोन्मुख होती जा रही है। तो ये एक एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होगा और ना सिर्फ बातें करने से कुछ होगा। जब बिल्कुल, तक हम उसको आचार व्यवहार और अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है। बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। बातें, ऐसी परिचर्चा का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम उसको अमल में नहीं लेके आएँगे। व्यावहारिक
जमाना पहला हिंदुस्तान है। में ही ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब हम सिस्टम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ना तो अभिभावक मानेंगे, ना उस स्कूल के जो मैनेजिंग कमेटी है वो मानेगी। तो ये समग्रता से इस पर काम करना होगा। जब हम संगठित होकर इस ओर कार्य करेंगे, इन सब चीजों का निषेध करेंगे, तो निश्चय ही कुछ ना कुछ परिणाम निकलेंगे। जी, बिल्कुल। मैम, इसी के साथ एक और प्रश्न है, आप तक लेकर आना चाहता हूँ। यहाँ पर ये भारत के निर्माण में हिंदी का योगदान है, निश्चित तौर पे है। ये प्रश्न है, हमारे सामने है, तो वो किस रूप में है? भारत के निर्माण में जब हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे जो हिंदी है, उसका योगदान किस रूप में है? इस पर कुछ टिप्पणी चाहेंगे मैडम? जी, बिल्कुल। भारत का निर्माण तो हम कहें कि संस्कृत और हिंदी से ही हुआ है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। भारत जो है वो इतना समृद्ध है, इतना इतने उसमें मूल्य हैं, इतने उसमें उक्तियाँ हैं, और इतना सब कुछ है कि हमारा एक जीवन भी कम है, यदि हम दिन-रात भी उसको पढ़ते रहें। बिल्कुल। उसमें इतना ज्ञान है। जी, बिल्कुल। तो उसके निर्माण में निश्चय ही हिंदी तो अग्रसर है ही है, संस्कृत भी है। उसकी जो मूल्य हैं और एक-एक उक्ति में जीवन का सार है। तो जब हम शिक्षण के सूत्र पढ़ते हैं, तो हमारा एक सूत्र उसमें आता है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जब हम पढ़ते जाते हाँ, हैं, जी, 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 स्थूल से सूक्ष्म की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। जी। याद किया। जी हाँ, क्योंकि जितना हम पढ़ते जाते हैं, हमें उतने ही अपने अज्ञान का एहसास होता है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जितना हम ज्ञानार्जन करते हैं। तो जी, अ, जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम अपने साहित्य को, हमारे भारतीय साहित्य को पढ़ेंगे, अपनी भाषाओं को पढ़ेंगे, अपने मूल्यों को पढ़ेंगे, उस पर हमें उतना ही गर्व महसूस होगा। बिल्कुल। और वो भारतवर्ष है, वो निश्चय ही वो महान था, क्योंकि उस सब चीज़ों के हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं। हमारा इतना साहित्य है, इतना प्रचुर मात्रा में है, और वो पूरे देश को, पूरे विश्व को दिशा दिखा सकता है। इसके बारे बिल्कुल। में मैं कुछ एक बात कहूँगी कि देखिए, एक चमत्कारी एक दोहा है कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी प्रेमी 2 मिले, खिल गए 7 करोड़। आहा! इसमें क्या बात। एक दोहे में ही उन्होंने कितना सब कुछ कहा है। देखिए, 4 मिले 64 खिले, यानी कि 2 नयनों से 2 नयन मिले हैं, और इसमें हम भावाभिव्यक्ति है हमारी कि हम इसको प्रेम के प्रसंग में देखते हैं, या ईश्वर के साथ जब हम उपासना करते हैं, हम उसको देखते हैं। जब हम 4 नयन, 2 से 2 मिले, 4 नयन मिले हैं, 20 रहे कर जोड़, और हमारे हाथों की 10-10 उँगलियां हाथ जोड़कर जब हम खड़े हैं, प्रेमी प्रेमी 2 मिले, और जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी यानी कि ईश्वर से जब हम प्रेम करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो खिल गए 7 करोड़। एक इसी मान्यता है कि हमारे शरीर में जो रोम छिद्र हैं, उनकी जी, 7 करोड़ है, तो हर रोम खिल जाता है। तो ये हिंदी का एक उदाहरण था। एक और जी, बात मैं कहना चाहूँगी कि ये भी एक कविता के माध्यम से है, बहुत अच्छी है, कि हिंदी जनता की भाषा है, हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आजादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया, जन जन ने अपनी वाणी से हिंदी का रूप तराशा है। हिंदी हर देश की हर जनता की भाषा है। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है। इसको अपनाकर नाम करें, हम देशभक्त कहलाएंगे जब हिंदी में सब काम करें। हिंदी चरित्र है भारत का, नैतिकता की परिभाषा है, हिंदी जनता की भाषा है। हिंदी हम सबकी खुशहाली है, हिंदी विकास की रेखा है, हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा है, हिंदी हम सबका अभिमान है, हिंदी जनता की अभिलाषा है। बहुत हर खूब। आमजन की अभिलाषा है यही,
तो हिंदी का हम हृदय से सम्मान करें, उसके संवर्धन के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसके पोषण के लिए हम दिल से काम करें। बिल्कुल। यही हम सभी को सोचना होगा, तभी परिणाम सुखद होंगे। जी, जी। मैम इसी से संबंधित एक प्रश्न है सीधे इसी से जुड़ा हुआ ही है कि राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनने की यात्रा अपनी हिंदी का कब तय होगी? और इसकी सकारात्मक रणनीति क्या होनी चाहिए? जी, रणनीति तो जैसे मैंने कहा है कि जब दोनों रूप से काम होगा, तभी इसके परिणाम निकल पाएंगे, क्योंकि स्ट्रगल तो हम कब से कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा बने। तो जिस तरह से मैंने जो एक प्रैक्टिकल मुसीबत जो बताई है, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, यानी कि हमारे जो इसमें लागू करने में जो प्रायोगिक रूप से जो मुसीबतें आ रही हैं वो तो है ही, इसके साथ साथ कुछ हमें और भी कार्य करने होंगे जो संवैधानिक स्तर पर होने चाहिए। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ कि हिंदी को राजभाषा तो घोषित कर दिया गया है, परंतु केंद्र सरकार के कार्यों में हिंदी को अंग्रेजी का स्थान देने के लिए गंभीरता से प्रयास केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप राजभाषा अधिनियम 1963 को पास किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रशासन चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने का प्रस्ताव किया गया, जिसमें विभिन्न आधुनिक विषय जैसे तकनीकी, पत्रकारिता आदि भी सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम के आधार पर जिन बिंदुओं में कार्य किया गया वे ये थे कि शब्दावली का निर्माण, प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद, हिंदी शिक्षण योजना, यांत्रिक साधनों की व्यवस्था, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर, हिंदी की मुद्रण क्षमता में वृद्धि, राजभाषा के संबंध में कानूनी व्यवस्थाएं। ये कुछ जी, ऐसे टॉपिक थे जिस पर इसका अंग्रेजी भाषा का अभी एकाधिकार है। लेकिन आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में बहुत से कार्य कर रहे हैं वो। और इस पर जो हिंदीतर भाषी क्षेत्र है वहां पर तो बहुत से कार्य किए जाते हैं। वहां के जो नवांकुर हैं उन उन लेखकों को पुरस्कार भी दिया जाता है हिंदी भाषा को अपनाने के लिए, उसमें सृजन कार्य करने के लिए। इसके साथ साथ हिंदी भाषा से संबंधित और हमारी जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके कोश तैयार किए गए हैं। जी, और जी। हिंदी शिक्षण के लिए जो एक तकनीकी और शब्दावली जो आयोग है वो बहुत सारे प्रश्नावलियां और बहुत सी किताबें तैयार कर रहे हैं। वहां पर बहुत से एक्सपर्ट होते हैं जो भाषा विशेषज्ञ हैं, वो इस दिशा में बहुत से कार्य कर रहे हैं। और विदेशी भाषाओं से संबंधित भी बहुत से कोश तैयार हो चुके हैं और निरंतर इस पर कार्य हो रहा है। और यदि आप CHD पब्लिकेशंस यानी कि सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट इसकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सी जानकारियां मिलेंगी, जहां पर भाषा के संवर्धन के लिए बहुत से कार्य किए गए हैं। और इस के लिए जो विश्व पुस्तक मेला आयोजित हो रहा है हर वर्ष, जो आयोजित होता है जी, जनवरी में प्रगति मैदान में, जी, जी। वहां पर जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का स्टॉल है, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले वर्ष भी हमने लगभग 10 लाख के करीब जो पुस्तकें थी और जो कोश थे और जो शब्दावलियां थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो भी उस स्टॉल पर विजिट करता है हम उसको 4-5 किताबों का सेट देते हैं फ्री में। अरे वाह! वो सिर्फ इसलिए कि लोग इस चीज को पढ़ें और जितने भी साइंस से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड जो भी मानक शब्द हैं उनके कोश भी तैयार किए गए हैं और उसी के साथ साथ अलग अलग किताबें भी तैयार की गई हैं, ताकि वो जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां पर वहां के पुस्तकालयों में उनको रखा जाए। और कोशिश है कि जो बच्चे साइंस स्ट्रीम लेते हैं या फिजिक्स स्ट्रीम लेते हैं उन मानक शब्दों को अपने पास रखें और उन मानक शब्दों का प्रयोग करें अपने लेखन में। और ये आपको और संवर्धन इसके जानकर प्रसन्नता होगी कि
फिजिक्स जैसे और मैनेजमेंट जैसे विषयों को भी हिंदी में पूरी तरह से उनका सिलेबस तैयार हो चुका है और कई जगह वो हिंदी में पढ़ाया भी जा रहा है। वाह। जो हमारे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी थे, वो ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने फिजिक्स को हिंदी मीडियम से अपनी मास्टर डिग्री और पीएचडी डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी। तो इस दिशा में वो इस में कार्य कर रहे थे, क्योंकि मुझे उनका वक्तव्य सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये हमारा एक कार्यक्रम था संसद के केंद्रीय कक्ष में, सेंट्रल हॉल में। तो जी। उनका वक्तव्य मुझे सुनने का अवसर मिला था, तो उन्होंने ये बात बताई। और ये आप जितने भी इस माध्यम से आप सुन रहे हैं, अगर आप हिंदी के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया करके आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उसकी अगर वेबसाइट आप चेक करेंगे CHD पब्लिकेशंस की, तो वहां पर आपको जानकारी प्राप्त होगी कि इस दिशा में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कितना कार्य किया है और निरंतर इस पर और भी कार्य किया जा रहा है। बहुत सुंदर जी, बिल्कुल। और दर्शकों से कहूँगा कि आप ज़रूर जाएँ, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो वेबसाइट है उस पर जाएँ और वहाँ से देखें। और वो वहाँ से आप मैं स्वयं जाता हूँ और देखता हूँ, काफ़ी काम निश्चित तौर पे हुआ है और आगे भी हो रहे हैं, बहुत सारे कार्य हैं और कोर्स तो मैं वहाँ से देखा भी हूँ। तो आप सभी जुड़े वहाँ से, मैम बिल्कुल सही, क्योंकि मैम भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अगला प्रश्न जो है आपके समक्ष रखूँ मैम। प्रश्न ये है कि यहाँ पर क्या हिंदी भाषा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों में या फिर इसकी ग्लोबल भाषा बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है? क्या हिंदी भाषा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों से इसकी ग्लोबल भाषा बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। जैसे ही मैंने कहा है, बात सारी वहीं पे आ जाती है जी, जी, कि बिल्कुल। प्रयास जो है वो घर से प्रारंभ करना होगा और हुँ, इस हुँ। दिशा में अगर हम इकट्ठे होकर, समग्र होकर करेंगे, संगठित होकर करेंगे, तो निश्चय ही ग्लोबल भाषा बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है? हुँ, और हुँ। विश्व की तीसरी भाषा तो ये है ही। और आप अगर डेटा उठाकर देखेंगे, तो विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ भारतीय ना हो और बिल्कुल। उनकी उपस्थिति ना हो, और जहाँ भारतीय है वहाँ भारतीयता है, वहाँ हिंदी है। तो जब हमारा देश के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो निश्चय ही हिंदी को वो आगे लेकर जा सकते हैं। और हमारे प्रवासी साहित्यकार इस दिशा में बहुत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जी। विदेशों में भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सा कार्य किया है। और आपको मैं बता दूं, ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे जो प्रवासी साहित्यकार हैं, तेजेंद्र शर्मा जी, बहुत विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उन्हें अभी पिछले वर्ष शायद 2018 में बकिंगम पैलेस में चार्ल्स के द्वारा, जो है वहां के जो राजा के बेटे हैं, जो प्रिंस चार्ल्स हैं, जी। उनके द्वारा MBE मॉडल मेडल उन्हें प्रदान किया गया, एक विदेशी साहित्यकार होने की, यानी कि प्रवासी साहित्यकार होने के नाते, कि क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा को लेकर बहुत साहित्य की रचना की है और वाह! उसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया है। इसी के साथ साथ कनाडा में है डॉक्टर स्नेह ठाकुर, वो भी राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित है और हिंदी को लेकर बहुत से काम वो कर रही हैं। वहां से कितनी ही ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनमें मेरे भी आलेख प्रकाशित हुए हैं, जैसे आर्मस्टेल गंगा है, सिंगापुर संगम है, कनाडा से वसुधा है और पुरवाई है। ऐसी पत्रिकाएं हैं जो हिंदी पर ही आधारित हैं और विदेशों में हिंदी के परचम को लहरा रही हैं। तो क्या बात ग्लोबल भाषा बनने से इसे कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। और इस दिशा में केंद्रीय हिंदी निदेशालय भी बहुत कार्य कर रहा है। वो बहुत से ऐसे कोश तैयार कर चुका है जो अलग अलग भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से भी संबंधित हैं। और इसके लिए मैं हृदय से डॉक्टर अवनीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके कार्यकाल में हिंदी भाषा ने और केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने एक बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। है! जी, बिल्कुल। उन्होंने हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए बहुत कार्य किया है और अभी वो पहले वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अध्यक्ष थे। इसी के साथ साथ
वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के चेयरमैन थे। वो दोनों पद एक साथ संभाल रहे थे, लेकिन अब वहां पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अध्यक्ष के जो पद पर आ गए हैं, डॉक्टर रमेश जी आ गए हैं वहां पर। अभी वो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के ही हैं, लेकिन फिर भी वो निरंतर कार्य करते रहते हैं। तो ये एक समर्पण है। आप देखिए कि अगर हम किसी भी पोस्ट पे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा करने से आपको तनख्वाह अलग से नहीं मिलती है। अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो ये उनका हिंदी के प्रति प्रेम है, उनका समर्पण है कि वो इसके प्रचार प्रसार के लिए, संवर्धन के लिए इतना अधिक कार्य कर रहे हैं। तो मेरा हृदय से उनको धन्यवाद देती हूँ और उनके कार्य की मैं दिल से बहुत प्रशंसा करती हूँ। और उन्होंने जो उनका कार्य है वो दिखाई देता है। उनके जो कार्यकाल में हिंदी ने जो प्रगति की है वो दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा मैडम। ये निश्चित तौर पे कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है और हमें ये तय करना है कि हमारी भूमिका क्या है हिंदी के उत्थान में, क्योंकि कहा जाता है एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। निश्चित तौर पे हाँ, हम सबको उतरना होगा। देखिए, जब तक आंदोलन के तौर पे अगर इसको नहीं लेकर बढ़ा जाए, हिंदी की बढ़त नहीं होगी। निश्चित तौर पे सिर्फ शब्दों में हो हिंदी तो बस उसकी मृत अवस्था ही हाथ आएगी। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसे कर्मों में उतारने की आवश्यकता है, लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है और बच्चों तक पहुंचने की आवश्यकता है। और भाषा में लचीलापन हो, ऐसा ना हो कि वो भारी भरकम भाषा के वो मलबे की तरह लोग मर जाएं, ऐसी स्थिति ना हो। क्योंकि अगर मैं ये देखता हूँ अंग्रेजी के जो प्रचार प्रसार या फिर स्वयं जो बढ़ रही है, उसकी सबसे बड़ी गुणवत्ता यही है कि वो सबको लेते हुए चलती है। अंग्रेजी का यही मैं देखता हूँ और उसमें काफी सरलीकृत कर दिया गया है और भी सरलीकृत किया जा रहा है। वो जो क्लिष्ट भाषा या शब्दों का जो भरमार उसमें ठूस ठूस के पहले रखा जाता था विक्टोरियन टाइम में वगैरह सारी चीजें थी, वो अलग कहानी थी। उसे उन लोगों ने वो छांटना शुरू किया और वो अंग्रेजी धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं एकदम सीधी और सपाट हो गई आज। जी हाँ, और वैसा ही कुछ हमें करना होगा हिंदी के साथ। यदि आप लोग सहमत हैं तो बताइएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। बच्चों तक अगर पहुंचना है तो उनकी भाषा भी बच्चों की तरह ही होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो फिर वो बच्चों तक पहुंचेगी ही नहीं। क्योंकि साहित्यिक भाषा सब नहीं कहेंगे कि पचा सकते हैं। साहित्यिक भाषा या संस्कृत निष्ठ भाषा जो है वो पचा नहीं सकते। पहले कहा जाता है कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसे खिचड़ी खिलाई जाती है, तो खिचड़ी पहले खिलाइए, उसके बाद धीरे धीरे जो है बाकी पचना शुरू होगा। जी हाँ, इसी के साथ एक और प्रश्न है आप तक लेकर आना चाहूंगा मैं। प्रश्न ये है कि हिंदी को विश्व की भाषा बनाने के लिए उसके अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। आप इससे कहां तक सहमत हैं मैम? जी, अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो वो देखिए एक मुश्किल तथ्य है ये। जब तक हमारे स्कूलों में, अब देखिए कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि पहले हिंदी को हटा दिया गया था, उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था। जी बिल्कुल। तो अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम की बजाय अगर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने आप मजबूत हो जाते हैं तो निश्चय ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने घर को मजबूत करना है हमने, अपने जो युवा पीढ़ी है उसको लेकर हमने इकट्ठा होना है। क्योंकि भविष्य निर्माता तो वही है, देश के कर्णधार तो वही है, उन्हें हमें साथ लेकर चलना है। अपनी आने वाली पीढ़ी को हमने साथ लेकर चलना है, उनको तैयार करना है ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर इतने मजबूत हो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें लोग पहचानें। क्योंकि जैसे खेलों में दिखाया जाता है कि अगर वो पहले नेशनल चैंपियन होते हैं तभी तो वो ओलंपिक में या कहीं पे भाग लेते हैं। तो जब तक नेशनल लेवल पार नहीं करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे जाएंगे। तो पहले नेशनल में जरूरी है, उसको तैयार करें। जैसे जैसे हमारे जितने भी स्तर हैं, प्राथमिक स्तर है, द्वितीय स्तर है, और जैसे जोनल होता है, फिर क्षेत्रीय, फिर राष्ट्रीय स्तर होता है, फिर
अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो ऐसे ही भाषा के भी पाठ्यक्रम वैसे ही होने चाहिए, भाषा का शिक्षण भी वैसे होना चाहिए। और आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि उसमें लोचशीलता बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर बच्चे को हम कहेंगे कि आपको ये नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको उसका जो सिनोनियम है, यानी कि उसका कोई भी समानार्थी शब्द, वो चाहे आपकी क्षेत्रीय भाषा में है या अंग्रेजी भाषा में है, तो आप उसको लिख लेते हैं। क्योंकि आजकल अनुवाद में भी अगर हमें कोई उसका पर्टिकुलर शब्द नहीं मिलता है, तो हम जी, उसी अंग्रेजी के शब्द को डाल देते हैं, उसे सिर्फ हिंदी में लिखकर। तो वो एक्सेप्टेबल है, वो मान्य है। क्योंकि कोशिश तो यही है ना कि उस चीज को समझ कैसे सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, चीज को बिल्कुल। अंडरस्टैंड कैसे कर पाते हैं। जी तो हाँ, इसीलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। और निश्चय ही बदल तो रहा है परिवेश, अगर हम जमाने के साथ नहीं चलेंगे, अपने युवाओं के साथ नहीं चलेंगे। देखिए आप, जनरेशन गैप हर जगह होता है। आप, हम लोग घर में भी हैं, देखिए हमारे माता पिता ने हमारे साथ कैसे व्यवहार किया, हम जब युवा थे या जब हम एडोलेसेंट पीरियड में थे, जी। किशोरावस्था में थे। हुँ, हुँ। तो आप देखिए कि हमारे टाइम के जो माता पिता थे वो बहुत अ, मतलब बच्चों की नहीं सुनते थे। तो वो कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप है। और जो जी, आजकल की हम माता पिता बने हैं, तो हम अपने बच्चों को हर चीज में उनसे पूछते हैं, शामिल उनकी कर भी जी, इच्छाओं को देखते हैं, उनको भी हम प्रेफर करते हैं। तो जी, जैसे हम फ्लेक्सिबल हुए हैं, क्योंकि अगर हम अ, उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को हम सुनेंगे नहीं, तो निश्चय ही जो एक गैप है वो बढ़ता जाएगा। और एक समय के बाद बच्चे हमारी भी नहीं सुनेंगे। तो बिल्कुल। जिस तरह हम अपने घर में सामंजस्य बिठाते हैं, वैसे ही अपने स्कूल में भी हम अगर बच्चों के साथ तालमेल बिठाएंगे, थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, तो निश्चय ही हिंदी का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल होगा। बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही कहा मैडम, क्योंकि निश्चित तौर पे जब तक हम लोग शामिल नहीं करेंगे, तो खुद भी शामिल नहीं होंगे। ये बहुत जी ज़रूरी चीज़ है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं घरों में जो है कि बच्चों को पहले मैम बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो दरकिनार हो जाते थे। भई ये बड़ों के बीच में है, आप अलग हो जाएँ। तो यहाँ अब स्थिति बदल रही है, जो आज के जो माता-पिता हैं उनको शामिल करते हैं और ये करना भी चाहिए। ये जी वो ख़ास करके सिखाया भी जाता है, विदेशों में तो बाकायदा सिखाया जाता है। जब आप मतलब आप बनने जाते हैं माता-पिता, तब बाकायदा आपकी ट्रेनिंग होती है, वो क्या जी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे आपके व्यवहार होने चाहिए, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और भाषा को लेकर काफ़ी वो लोग सचेत भी होते हैं। तो मैम इसी से एक संबंधित एक प्रश्न है यहाँ पर कि प्रश्न ये है कि क्या वर्तमान में राजभाषा विभाग जो है, क्या इस तरह के पाठ्यक्रम या फिर अंतर्राष्ट्रीय रूप देने का कुछ ऐसा कोई मानदंड या पाठ्यक्रम बना रहा है या फिर उसमें कुछ सुधार कर रहा है या फिर उसको मतलब और संवर्धित करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जी बिल्कुल। शायद आपने सुना हो कि जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं, डॉक्टर जी, रमेश पोखरियाल पोखरियाल निशंक जी, जी, हाँ, हुँ, वो इस क्षेत्र में बहुत कार्य कर रहे हैं और उनके वक्तव्य भी मैंने बहुत बार सुने हैं। और जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय का हीरक जयंती समारोह था विज्ञान भवन में, तो जी, पोखरियाल जी को मैंने सुना। और जो इस तरह से वो युवाओं को और हम सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, उनकी जो बातें होती हैं वो बहुत ऊंच से भरी हुई होती है, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे अंदर एक जोश जगा देती हैं। और उन्होंने बिल्कुल सही और साफ तौर पे कहा कि अगर आपके पास कोई नया आइडिया है और यदि कोई आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट पर, मेरी मेल पर आप लिखिए, उसका निश्चय ही उसका स्वागत है। और अभी आपने सुना होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जी, 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 नई शिक्षा नीति जो आ चुकी है, पिछली 35 साल से जो शिक्षा नीति थी उसको पूर्णतया अब बदल दिया जाएगा। जी, बिल्कुल, लेकिन ये किश्तों में होगा, क्योंकि इतनी जल्दी इतना सब कुछ नहीं बदलता है, बहुत समय जी, लगता है। लेकिन वो बिल्कुल, तैयार हो चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ये हुई, ऐसा पहली बार हुआ है कि उसमें सभी के अ, विचारों विचार को सम्मिलित करने के लिए उन्होंने एक ओपन आपको इनविटेशन दिया कि यदि आप कुछ नया, आपका कोई विचार है, तो आप हमें भेजिए।
अगर वो अच्छा हुआ तो हम उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसे सम्मिलित करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, बहुत अच्छी पहल थी और कई शिक्षकों ने, कई अभिभावकों ने उसमें अपने विचार दिए भी हैं और इस तरह से बहुत मेहनत के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी तैयार हुई है। उसमें भाषा को लेकर भी बहुत कुछ नया होने वाला है और उसमें क्षेत्रीय भाषाओं पर पहली से पांचवी तक जो शिक्षा होगी उसमें क्षेत्रीय भाषाओं को बहुत महत्ता दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम जिसको कह सकती हूँ मैं वो है, क्योंकि पहली से पांचवी तक जो बच्चे का एक मस्तिष्क होता है बहुत छोटा होता है और वो घर में से ही आता है और घर की उसकी जो भाषा है वो उसकी क्षेत्रीय भाषा होती है, मातृभाषा होती है। तो जो पहली से पांचवी तक जो ज्ञानार्जन वो करेगा प्राथमिक कक्षा में, अगर वो क्षेत्रीय भाषा में होगा तो निश्चय ही वो बहुत अच्छा ज्ञानार्जन करेगा, क्योंकि उसकी इतनी समझ नहीं होती है कि वो इतनी सब भाषाओं का वो बोझ ले सके। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। उसी के साथ साथ आगे मिडिल क्लासेस के लिए हायर एजुकेशन में भी बहुत कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे जब नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी विधिवत रूप से। तो ये बदलाव है जो बहुत कुछ अच्छा लेकर आएगा, सकारात्मक लेकर आएगा। जी, बिल्कुल। मैम ने बिल्कुल सही कहा कि नई शिक्षा नीति जो है हमारे सामने है और उसकी जो कहा जाता है कि चिंगारी जो है वो शोले बन चुकी है निश्चित तौर पे, वो दिख रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरह से काम चल रहा है और ये फ़ेसबुक पर भी आप सही देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, वो नित्य कुछ न कुछ हो ही रहा है और रोज़ाना कुछ न कुछ हो रहा है उसपे। ये बहुत बड़ी बात है, आप स्वयं जुड़ भी सकते हैं, सीधे वहाँ जुड़ते रहते हैं। जुड़िए, बहुत उन्हें सब्सक्राइब सक्रिय कीजिए। है, बहुत जी हाँ, सक्रिय आप है। जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और उनसे जुड़े और उनकी बातों को सुनते रहिए। नई-नई चीज़ें आती हैं, वेबसाइट पे हैं, मैम बिल्कुल कह रही हैं, सही कह रही हैं और बहुत कुछ करना है। यदि आपको अपने विचार वहाँ पे अभी भी साझा करने हैं, तो वो द्वार खुला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। ये द्वार खुला हुआ है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। सुनहरा अवसर है आपके लिए। अपने जी, देश की बिल्कुल। शिक्षा नीति में यदि आपके कोई विचार वहाँ पे मान्य हो गए तो बहुत बड़ी बात है। आप देश की सेवा आप कर रहे हैं इस तरह से। जी हाँ, जुड़िए और मैं पुनः आपको नमन करना चाहूँगा मैम कि आप इस मंच से जुड़ी। मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज जो ये श्रृंखला जो चल रही है, हमारी जो कड़ी जो है, आज की कड़ी बड़ी सार्थक रही और काफ़ी कुछ हम लोगों ने सुना, काफ़ी कुछ मैम से हमने जाना और नई चीज़ों को हमने जाना, विदेशों में किस प्रकार से हिंदी फल रही है, फूल रही है और कहा जाए पुष्पित और पल्लवित हो रही है। अपने देश में हमने ये भी जाना मैम से कि हम शिक्षकों को, खास करके अभिभावकों को हिंदी को बच्चों तक लेके जाना है। हर भाषा को सम्मान देते हुए, हर भाषा में पकड़ बनानी है और बेहतर करना है। हमने ये भी जाना कि भाषा को लचीलापन देने की आवश्यकता है। वो जनसाधारण होनी चाहिए, नहीं कि वो एक ऐसी-ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पर वो कूपमंडूकता वाली स्थिति हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है ना? क्योंकि जो भाषा जो है बहता नीर है, उसे बहने दीजिए, बच्चों तक जाने दीजिए, उसका रसपान करने दीजिए और आनंद लेने दीजिए, साहित्य में सही मायने में डूबने दीजिए। बच्चों के लिए बच्चों की कहानियाँ होनी चाहिए, बच्चों के स्तर की होनी चाहिए और जैसे-जैसे वो बढ़ेंगे उस स्तर पे, खास करके विदेशों में हम लोग देखते हैं कि वो स्तर बनाया हुआ होता है। हमारे यहाँ पे हिंदी में भी बनाने की आवश्यकता है। वो अंतर्राष्ट्रीय रूप अपने आप मिलता रहेगा और जड़ अपनी यहाँ मजबूत करनी। मैम ने बिल्कुल सही कहा कि हमने जाना कि जड़ जो है खास करके राष्ट्रीय, फिर से क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय की ओर बढ़ें। ये प्रक्रिया है। तो इस ओर हम लोगों को, हम सभी को काम करना है और इसी काम के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं हिंदगी हिंदी है ज़िंदगी से। वो भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, उनको भी नमन है। इस मंच को नमन है और जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं, विश्व यात्रा टाइम्स, समाज्ञा, हिंदी शिक्षण मंच और बाकी जितने दर्शक यहाँ जुड़ते हैं और बातों को फैलाते हैं और हिंदी के प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं, उनको नमन। और मैम को मैं पुनः नमन करना चाहूँगा कि आप हमसे जुड़ी और आपसे जुड़कर हम लोगों ने आज जो सीखा और जाना, वो अतुलनीय है। आपको नमन है मैम। आप अपना नाम सार्थक करती हैं। आपको पुनः नमन है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मैडम। जी, बिल्कुल। सर यदि जाते आपको जी, जी, एक बात बिल्कुल। और कहना चाहूंगी कि हिंदी
का प्रचार प्रसार का माध्यम एक और होना चाहिए। जैसे आप आज हम लोग देख रहे हैं, देखिए घर से बैठकर हम एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इस तकनीकी का प्रयोग बहुत सार्थक है। आज हम विदेशों से भी बात कर सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। जी, इसी तरह जो हिंदी का साहित्य है, अगर हम उसे बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया माध्यम है कि उसको मंच तक लाया जाए। जैसे बिल्कुल। हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे नाटक हैं, बहुत सारे ऐसे अलग-अलग विधाओं में हैं, कविताएँ हैं, तो उनका मंचन जब हम करते हैं, तो वो एक बहुत एक रुचिपूर्ण ढंग से बच्चों तक पहुँच सकते हैं और वो उनको याद भी हो जाएँगे कि हाँ, मैंने वो नाटक देखा था। जैसे प्रेमचंद जी का निर्मला है, अगर वो हम पूरा उपन्यास पढ़ने उनको देने की बजाय, क्योंकि उपन्यास में ना कोई उसमें बीच में फ़ोटो है, ना कोई उसमें वो है, तो लगातार वो नीरसता प्रदान करता है। जी, अगर हम जी, उसको मंच पर लेकर आएँगे, तो वो पूरी कथानक जो है वो बच्चों तक बिल्कुल अच्छे से पहुँच पाएगी और बच्चे बहुत खुश होकर देखेंगे उसे। तो जी हाँ, और वो निर्मला को कभी भी जीवन भर भूल नहीं सकते, उसके चरित्रों को नहीं भूल सकते, उसके पात्रों को नहीं भूल सकते। तो इस तरह के अगर हम कुछ नवाचार के प्रयोग करते हैं, हिंदी को अलग-अलग मंचों से उनको अभिनीत करके बच्चों तक पहुँचाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा साधन है बिल्कुल। और यही आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसीलिए मुझे भी जुड़ने का बहुत उत्साह भी था और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके प्रश्न जो थे बोल बिल्कुल प्रासंगिक हैं और बहुत अच्छा आपने मेरा साथ निभाया और पुनः मैं आपको डॉक्टर ऋषि जी को और हिंदगी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। दर्शकों को और भी बताना चाहेंगे जो शिक्षक हैं उनसे संबंधित एक और बात महत्वपूर्ण है कि दीक्षा करके एक ऐप है, खास करके वो ट्रेनिंग से शिक्षकों की ट्रेनिंग से संबंधित है। वहाँ पे बाकी बहुत कुछ पाठ्यक्रम से संबंधित चीज़ें हैं, सरकार के द्वारा की जा रही हैं और बहुत सारे स्कूलों में इसे कहा जाए अनिवार्य रूप में इसको करवाया भी जा रहा है। यदि आप शिक्षक हैं, तो आप उससे जुड़ें, वहाँ से बाकायदा आपको सर्टिफ़िकेट भी दिया जाता है कि आपने ये ट्रेनिंग ली है वगैरह ये सब किया है, तो उससे भी जुड़ें। सरकार आपके साथ है, हिंदी के साथ है और आपको बस एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है और हिंदी है ज़िंदगी भी आपके साथ है, मैम है आपके साथ, हम सभी हैं। आइए मिलकर करते हैं एक सार्थक प्रयास हिंदी के बेहतरी के लिए और इसे बेहतर बनाया जाए, सरल बनाया जाए, जन-जन तक पहुँचाया जाए क्योंकि हिंदी आपकी है, हमारी है, हम सबकी है। तो आइए मिलकर एक साथ काम करते हैं। मैम आपको पुनः नमन, इस मंच को नमन और जितने दर्शक हमारे बैठे हुए थे साथ में इतनी देर तक सुन रहे थे उन्हें भी नमन और जुड़ना ना भूलें। जी हाँ, फिर एक बार मुलाकात होगी आपसे। कब? जी हाँ, 5:30 बजे हर रविवार आप तक आएँगे हम स्पष्टता के साथ। जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार मैडम, पुनः आपको नमन। नमस्कार।